हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th फिजिक्स और वी आर गोइंग टू स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोशन। मोशन क्या था हमारा? चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्टिव टाइम एंड रिलेटिव टू सराउंडिंग। ये हमने क्लियर कर लिया है। अब मोशन जब हमने पढ़ा था तो वहां क्या देखा था कि कोई भी बॉडी किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है। मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ही इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमने देखा था इट कैन चेंज इस स्पीड। ये अपना स्पीड भी चेंज कर लेता था। और व्हाट डज दिस चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन स्पीड। वो अपना स्पीड को चेंज कर रहा था। या फिर कोई बॉडी स्टेशनरी था या फिर हमारा रुका हुआ था, रेस्ट था, कोई बॉडी रेस्ट में था, वो मूव करना स्टार्ट कर देता था। तो इन सब केस में हम लोग क्या देखते थे कि हमने बस देख लिया, पढ़ लिया एक्सेलरेशन के बारे में, वो रेस्ट से मोशन में आ गया, अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, ये सब सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया। अब हमें इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है कि ये जो उसको स्पीड चेंज किया उसने या फिर वो रेस्ट से मोशन में आया, व्हाट इज द काउज ऑफ दैट, वो किसके वजह से हुआ। कोई भी बॉडी अपना स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 7 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड। अपना स्पीड जो ये चेंज कर रहा है वो किस वजह से चेंज कर रहा है, व्हाट इज द काउज ऑफ दैट, उसका कारण क्या है वो स्पीड चेंज करने का। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में था, वो बॉडी मोशन में आ जा रहा है, पहले उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड था, अब 10 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। व्हाट इज द काउज ऑफ दिस, वो किस वजह से अपना स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन आ रहा है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो ये पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में क्या जानते हैं। हम लोग फोर्स के बारे में क्या जानते हैं पिछले क्लासेस से। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी, आप अपना डोर होता है, घर का दरवाजा होता है, उसको आप खोलते हो, क्या करते हो आप उस पे पुश पुल करते हो, उसको पुल करते हो। तो क्या करते हो आप? पुल करते हो, इट मींस यू अप्लाई अ फोर्स, उसमें आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। या फिर आप डोर को शट करते हो, बंद करते हो, उसको क्या करते हो आप? पुश करते हो तो क्या करते हो आप लोग? उसमें एक फोर्स लगा रहे हो, उसी फोर्स की वजह से हमारा दरवाजा बंद हो जाता है। या फिर आप लोग क्या करते हो? फुटबॉल खेलते हो, उसमें बॉल रेस्ट में होता है, आप अपना किक मारते हो, उस पे किक मारते हो तो क्या होता है? बॉल हमारा मूव करने लग जाता है, बॉल फ्लाई ऑफ हो जाता है। तो इन सब चीजें में क्या कह सकते हैं हम लोग? पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कोई बॉडी पे पुश या पुल लगेगा तो उसे हम लोग कह सकते हैं, उसी पुश या पुल को फोर्स कह सकते हैं। हमने अभी तक यहां तक पढ़ लिया है जो पिछले क्लासेस में। बट अब जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू गो बियॉन्ड, हमें इससे आगे जाना है। अब हमारा यही डिफिनेशन बस काफी नहीं होता है। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, बस दिस इज नॉट एनफ। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि हमारा फोर्स और क्या क्या कर सकता है, वो क्या होता है। तो देखिए फोर्स का और क्या क्या हमारा यूज होता है। फोर्स हम लोग कोई भी आप देखे होंगे कि फिर कोई बस है, बस रुका हुआ है, बस कभी आपने खराब होते देख लिया बस को? बस खराब होता है तो क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं 5-6 आदमी जाते हैं, उस पर धक्का लगाने लगते हैं, पुश ऑन इट। हम लोग जैसे ही पुश करते हैं तो क्या कर रहा है वो? अपना पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इट मींस वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। या फिर आप लोग विंड होता है, कभी हवा आता है, विंड के वजह से भी फोर्स लगता है। विंड की वजह से कभी आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें उड़ जाती है, फ्लाई ऑफ हो जाती है। दैट इज बिकॉज विंड अप्लाइज अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। विंड क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे विंड फोर्स लगाता है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। ये भी फोर्स ही है। तो चलिए फोर्स, अब हम लोग देखते हैं कि इससे आगे हमें फोर्स के बारे में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स होता क्या है। फोर्स इज एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, एंड एक्सटर्नल फिजिकल कॉज। ये एक्सटर्नल फिजिकल कॉज एक्सटर्नली उस पे अप्लाई होता है।
अब वो अप्लाई किसी भी चीज पे अगर कोई चीज अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स अब क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल काउज विच कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स, विच कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट का मतलब देयर आर टू स्टेट, वन इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड वन इज स्टेट ऑफ मोशन। मोशन ये मैंने आपको बता दिया था। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ अ बॉडी, आई इट मींस इट कैन आई फॉर इंस्टेंस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल काउज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। वो बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। बॉडी का स्टेट कैसे चेंज कर सकता है? या तो बॉडी का अगर वो रेस्ट में था तो बॉडी का रेस्ट स्टेट को चेंज कर सकता है, और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कैसे चेंज कर सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट को कैसे चेंज कर सकता है? सपोज कि कोई भी एक बॉल है, ये एक बॉल है, फुटबॉल है। फुटबॉल क्या है? इट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आप क्या करते हो? इस पे हिट करते हो या किक करते हो, तो क्या होता है? वो मूव करना स्टार्ट कर जाता है। तो क्या किया फोर्स ने? हमने वो फोर्स अप्लाई किया, जो किक अप्लाई किया दैट इज अ फोर्स, और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? ये बॉल मूव करने लग गया। या फिर कोई ये आपका हो गया। अब क्या करना हमें? दैट कैन ऑल्सो चेंज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, कोई भी बॉडी है या बस है, बस क्या कर रहा है? बस मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है। क्या होता है? फिर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक, या फिर बस को छोड़िए, आप साइकिल चलाते हो, आप लोग सब साइकिल चलाते हो, उसमें क्या करते हो आप लोग? साइकिल इज मूविंग, देन यू अप्लाई अ ब्रेक। आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो, उससे क्या होता है? हमारा साइकिल रुक जाता है, रुकने लग जाता है। वो किस वजह से रुक रहा है? इसका मतलब वी आर चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो मोशन के स्टेट में था, हमने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो मतलब क्या अप्लाई किया? वी अप्लाइड अ फोर्स। हमने फोर्स अप्लाई किया। उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? वो साइकिल रुक जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया? या तो हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में था उसको हम लोग मोशन में ला सकते हैं, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम लोग उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। हम लोग फोर्स अप्लाई करके। चलिए, इतना से आपको समझ आ गया। ये तो पहला पॉइंट हो गया। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और क्या क्या चेंज कर सकता है हमारा फोर्स, और क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? अब देखिए, इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। इट कैन चेंज मूविंग बॉडी। ये क्या कर सकता है हमारा? कोई भी बॉडी किसी, मान के चले 5 मीटर पर सेकेंड के, सपोज इज मूविंग इट 5 मीटर पर सेकेंड, उसका वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? एग्जाम्पल, अपने घर में एक टॉय कार यूज करते हो, टॉय कार को आप पहले जो है, पहले वो रेस्ट में था, आपने उसको कुछ फोर्स लगा के उसको कुछ स्पीड दे दिया, फिर वो कुछ स्पीड से चलने लग गया। टॉय कार जो आपका होता है 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चलने लग गया। फिर क्या करते हो आप? फिर उस पे एक फोर्स लगाते हो, उस पे जोड़ का फिर फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है हमारा? आप देखोगे द कार स्पीड उसका स्पीड और बढ़ जाता है। सपोज कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। कार को आपने देखा होगा कि पहले कुछ स्पीड से जा रहा है, फिर उस पे आप फोर्स लगा दोगे टॉय कार पे, क्या होगा? वो स्पीड उसका इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अ फोर्स, वो जो हम लोग लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं? पुश जो लगा रहे हैं, दैट इज फोर्स। इट मीन्स द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, या तो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। यही बॉडी, यही कार अगर मूविंग है
वो मूव कर रहा है, उस पर हम लोग फोर्स लगा के उसको रोकते हैं, तो क्या होगा, उसका स्पीड कम हो रहा है, हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग अ फोर्स। और क्या क्या हो सकता है देखिए, और इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। इसका मतलब क्या, हमारा फोर्स जो है वो किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, सपोज कि आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्या होता है, आपका बॉल, सपोज कि यहाँ से बॉल आ रहा है, बॉल आया आया, यहाँ पे आप बैट लेके खड़े रहते हो, बैट लेके खड़े रहते हो, आप बैट से इस पे हिट करते हो, आप हिट करते हो, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, इस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो, वो दूसरे डायरेक्शन में, किसी दूसरे डायरेक्शन में आप सिक्स मारते हो, फोर मारते हो, या किसी और कोई और शॉट खोलते हो, तो क्या होता है, आपका बॉल का डायरेक्शन आप चेंज कर देते हो। यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स। आप फोर्स लगा के बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। इट मीन्स अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग फोर्स लगा के, it can also change shape and size of bodies, can also change shape and size of object। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप फोर्स लगा के उसका शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग लेते हो, या फिर आप एक टेनिस बॉल, स्प्रिंग से आप टेनिस बॉल लेते हो, उसको आप क्या करते हो, दोनों तरफ से आप फोर्स अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होता है, स्क्वीज हो जाता है, वो दब जाता है। इट मीन्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम लोग उसको स्क्वीज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बॉल उसको पकड़ के दबाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। और हम लोग जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मीन्स उसका शेप चेंज हो जा रहा है। इट मीन्स अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो शेप हो गया, साइज कैसे हो सकता है, आप स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को लेना, आप उसको स्ट्रेच करना, ऐसे फैलाना, उसको दोनों तरफ से पुल करना, जैसे ही पुल करोगे उसका साइज चेंज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। या फिर उसको आप जब पुश करोगे तो स्प्रिंग का साइज छोटा हो जाएगा। इट मीन्स अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो अब इतना चीज हमने पढ़ लिया, अब ये पढ़ने थे हाउ कैन वी डिफाइन फोर्स। अब हम लोग फोर्स को अच्छे तरीका से कैसे डिफाइन करेंगे, हमें बस पुश और पुल पे नहीं रुके रहना है, हम ऐसे डिफाइन करेंगे फोर्स को। वी कैन डिफाइन फोर्स एज इट इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज। मतलब क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है, वो या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। किन किन चीजों को, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन, दूसरा इट्स शेप एंड साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो वी कैन डिफाइन फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंजेज or tends to change the state of motion, either state of rest or state of motion, or it can change the direction, or it can change the speed of moving body, or it can change shape and size of any object। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके नोट्स आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे आपको डिफाइन करना है, फॉर दैट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, विच यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट edujiva.com, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप www.edujiva.com edujiva.com पे जाओगे, वहां आपका स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो edujiva.com से, आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीजें। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, फोर्स आप लोग बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? इट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
इसका मतलब कोई भी बॉडी है उस पर आप एक फोर्स इधर से सपोज अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स का एक कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड होगा कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और देयर विल बी अ डायरेक्शन ऑफ दैट, आप किस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये आपको समझ में आ गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का। हमें यह भी जानना है कि उसको उसका यूनिट क्या होता है, हम लोग किस यूनिट से उसको मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और एक न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अभी बस इसको ध्यान रख लो, हम लोग अभी आप आगे डिराइव भी करेंगे कि इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोग को हो गया एसआई यूनिट। और क्या हो सकता है इसका, सीजीएस यूनिट भी आप पढ़ते हो। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन। वो वाला डाइन नहीं, ये डाइन अलग है, दैट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड डाइन। डाइन होता है हमारा, डाइन कहते हैं इन सीजीएस यूनिट। और हमारा न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये सब चीजें आप याद रख सकते हो, इनका हम अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ सकता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इतना चीजें आपको समझ आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब वही मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब कोई भी बॉडी है, इस पे हम लोग मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, तो वी विल से कि हम लोग इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इन द सपोज की ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज अभी कि हम लोग कोई भी बॉडी है उस पे मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इट मींस वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा फोर्स यहां से उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए क्या होता है, अब फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं। फोर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक हमारा हो सकता है बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्या होता है अनबैलेंस फोर्स और क्या होता है बैलेंस फोर्स। तो देखते हैं क्या होता है। कोई भी आप सपोज किए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, आप एक टेबल पे रख दो। इसने टेबल पे आपने रख दिया, इसमें थ्रेड बांध दो, इस तरफ एक थ्रेड बांध दो, इस तरफ एक आप थ्रेड उसमें धागा बांध दो। अब क्या करो, आपका कोई भाई है, कोई पर्सन है, उसको क्या एक तरफ से आप उसको पुल करो, इसको खींचो इधर से, और दूसरे को बोलो इधर से खींचने के लिए। दोनों तरफ से जब खींचेंगे तो क्या होगा, जब तक कि दोनों तरफ से हमारा फोर्स, इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, अगर इस पे दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, इधर भी अगर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इधर से भी जो पर्सन खींच रहा है दैट इज ऑल्सो अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या कह सकते हो आप लोग कि ये बॉडी मूव कर पाएगा क्या। इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो मूव कर पाएगा क्या, नहीं। इस केस में बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, फोर्स तो लग रहा है, बट द रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा, रिजल्टेंट ओवरऑल फोर्स जो इज जीरो इन दिस केस, ओवरऑल फोर्स जीरो है, सो बॉडी विल नॉट मूव। इसी ओवरऑल फोर्स जब जीरो हो जाता है हमारा, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देन वी से द फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स, फोर्स हमारा बैलेंस है। सो वी कैन डिफाइन बैलेंस फोर्स एज if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the resultant is called balance force. balance force हो जाएगा if resultant
of all forces acting on a body is zero. If resultant of all forces acting on a body is zero, then that resultant force is called बैलेंस फोर्स. कितनी भी फोर्स लग सकते हैं, और अगर उसका सबका रिजल्टेंट अगर जीरो है, कोई बॉडी है, मान के चलिए ये बॉडी है, इसमें इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है फोर्स. इस पे मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन लग रहा है और ये 5 न्यूटन लग रहा है. अगर जब इस डायरेक्शन में आप लोग देखो, इस वाला डायरेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका फोर्स बैलेंस है, दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है. वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम लोग देखेंगे, इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो भी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वर्टिकली भी फोर्स हमारा यहाँ बैलेंस है. तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो. दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हमारा फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है. सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स है. अब देखिए बैलेंस फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है. अब कोई भी बॉडी है, अगर उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, then it will not produce any acceleration. So a balanced force will not force, a balanced force will not produce any acceleration in the body. एक बैलेंस फोर्स क्या करेगा, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा. अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इट मींस अ बैलेंस फोर्स आल्सो कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. वो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकता. इसका मतलब कोई मान के चलिए ये बॉडी इज एट रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसमें हम बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं. अगर हम लोग उस पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ पाएगा. इट वोंट कम इन मोशन, ये मोशन में नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब लोग इधर 10 न्यूटन है, अब हम लोग इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. सपोज ये बॉडी है, इससे इधर से मैं इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इधर से 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो अब बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा. यस, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. क्यों स्टार्ट कर देगा? क्योंकि अब हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया, अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया. इट मींस कि इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा. इट मींस इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज is not equals to zero, then that resultant force is called unbalanced force. इसमें देखो आप इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन. अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. जीरो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स नहीं है. सो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है. इट मीन इट इज अनबैलेंस फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्स है. और अगर कोई बॉडी के पास अगर अनबैलेंस फोर्स है तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा देन इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. वो स्टेट ऑफ बॉडी चेंज कर सकता है. इसका मतलब अगर ये बॉडी रेस्ट में था तो इस बॉडी को वो मोशन में ला सकता है. अनबैलेंस फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन एंड इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब दोनों चीज होता है. इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन दोनों. अगर कोई भी बॉडी सपोज कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, कोई बॉडी, ये बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है. अगर ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो है बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है इसका मतलब उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. इधर से भी सपोज 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, दोनों तरफ से अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इसका मतलब बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चलता रह जाएगा. ये नहीं कि बॉडी रुक जाएगा. इसका मतलब हमारा दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है. यानी अगर हमारा बैलेंस फोर्स होगा, अगर बैलेंस फोर्स होगा इसका मतलब हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा. तो हमारा अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह जाएगा.
अगर बॉडी मोशन कर रहा है, इफ बॉडी अगर सपोज कि वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही मूव करता रह जाएगा अगर उस पर बैलेंस फोर्स लगेगा। अब अगर इस पे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन इस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है, सपोज इधर 10 न्यूटन इधर 15 न्यूटन, तो फोर्स का डायरेक्शन रिजल्टेंट किधर हो गया, इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा। इसका मतलब अब क्या करेगा बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब द स्पीड ऑफ बॉडी विल चेंज, बॉडी का स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और आप लोग, ये तो हमने ये किया, अब एक आप लोग को होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फ्रिक्शन का क्या होता है। कोई भी बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है, नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे एक बॉक्स, सपोज कि एक बॉक्स रखा हुआ है। अब क्या करते हो आप लोग, इधर से आप इसको पुश कर रहे हो, आप देखोगे कि आप जब तक उसको पुश करते रहते हो बॉडी नहीं मूव करता है, बॉडी अपनी जगह पे ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आप उस पर फोर्स ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, फोर्स उस पर जैसे ही आप ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो बॉडी मूव करने लग जाता है। तो टिल द पॉइंट, जिस पॉइंट तक हम लोग इस पे क्या लग रहा है, बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, हम लोग उसे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रहा है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि यार हम तो इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, हम बस इधर से इसको पुश कर रहे हैं, इस पे तो कोई और फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये बॉडी के पास तो हम लोग अनबैलेंस फोर्स दे रहे हैं, तब भी बॉडी क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो देखिए क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सरफेस होता है दैट अप्लाइज अ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लगाता है। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज द मूवमेंट, द फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टेंस विच अपोज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स ये ग्राउंड लगाएगा, तो हम लोग इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब यहाँ भी फोर्स हमारा बैलेंस हो जा रहा है। हम जो भी फोर्स यहाँ लगा रहे हैं उसको, जो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बैलेंस करते जा रहा है, वो उसको बैलेंस कर रहा है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग फोर्स बढ़ाते हैं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस पॉइंट तक लग सकता है, उसका जो कैपेसिटी है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसका कैपेसिटी कितना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, वो सब चीजें आगे देखना है हमें। बस अभी ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हम लोग जब तक ये फोर्स लगाएंगे जब तक ये बैलेंस कर लेगा, लेकिन हम लोग फिर अगर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और इस पे अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, तब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब बॉडी विल स्टार्ट मूविंग जब हम लोग उस पे अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा। हम लोग जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने का मतलब हम लोग अनबैलेंस फोर्स उस पे लगा चुके हैं। अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो बॉडी मूव करने लग जाएगा। तो आई होप कि आपको बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फोर्स की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, इनर्शिया के बारे में जानेंगे, व्हाट इज इनर्शिया, और बाकी सारी चीजों को। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर और मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा फिजिक्स है ये सब फोर्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ये सब सारे हमारे मैकेनिक्स के पार्ट में आते हैं। तो ये हमारा जो फोर्स वाला चैप्टर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है इसका नोट्स along with previous question, NCERT solution and many more resources you can download it from our website। इसको कैसे लिखना है अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, फोर्स को डिफाइन करने, what do you mean by बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, और सारी एग्जाम्पल आपको नोट्स में अच्छे तरीके से कॉन्साइज तरीके में आपको मिल जाएगी, जो आप हमारे वेबसाइट erujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे चैनल एरुजिवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, बाय।